देखिए, ये योजना 2018 में लॉन्च हुई थी और उस समय ये कहा गया था कि ये दुनिया की सबसे बड़ी सोशल वेलफेयर स्कीम है और इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि इंडिया की 40% आबादी को इसमें कवर करने की योजना थी उस समय। अब मैं अभी ये कहूँगा कि जो योजना थी 40%, ये जो सेंसस किया था 2019 के अंदर, 2011 के अंदर, उसके बेसिस पे थी। जो सेंसस में हैं वो लोग थे जो कच्चे मकान में रहते हैं, विकलांग है, या जिसकी अध्यक्ष वुमेन है, या शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, इस तरह की कैटेगरीज बनाई गई थी। इवन आज भी इन कैटेगरीज के पास हम लोग पहुंच नहीं पाए हैं। तो पहली बात तो यह है कि जो 40% आबादी कवर होनी थी वो हुई नहीं है, कि उनको कार्ड इशू नहीं हुए हैं। चलो मोटे मोटे तौर पर हम कह रहे हैं 30% आबादी के पास चलो पहुंच भी गए हों, ठीक है, एक तो ये। लेकिन साथ साथ क्या हुआ है, कई प्रदेशों ने ओवर एंड अबव उन कैटेगरीज के अलावा बाकी जनता को भी एक अच्छी उदाहरण के तौर पर उनको भी इसमें शामिल कर लिया है। केंद्रीय सरकार इसमें योगदान नहीं करेगी, जो 60% होता है वो तो उन्हीं में करेगी, वही जनता में करेगी जो सेंसस में थे। तो इसका मतलब इसका सारा भार आपको उठाना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट को, जो आपने एडिशनल लिए है। जैसे एक उदाहरण दिया जाता है बार बार कि आंध्र प्रदेश में एक माइंड में जब वहाँ पे एक योजना थी इसमें आरोग्य श्री, उसमें भी यही था कि 40% जनता को हम कवर करेंगे। उनको कार्ड इशू किए गए थे। करते 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 अब करीब करीब 90% जनता के पास वो आरोग्यश्री कार्ड हो गए। तो अब सवाल ये उठता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट आपको पैसा उसके लिए दे नहीं रही है, स्टेट के पास वैसे ही पैसे की तंगी रहती है। अब तंगी रहती है, उसके भी दो कारण हैं। एक तो ठीक है, इसका मतलब आप स्वास्थ्य को वो प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं। आपके पास सड़क है, बिजली है, पानी है और तमाम प्रोजेक्टों ऊपर तो आप ध्यान दे रहे हैं, लेकिन अभी भी मैं कहूँगा शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य पे जो प्रायोरिटी नंबर 1 नंबर 2 होनी चाहिए थी, वो कहीं 7वें 8वें पे चल रही है। तो हम कितनी भी बातें कर लें, जब तक आप उसके लिए फिनांस निश्चित नहीं करेंगे, जितनी जनता आपके पास आ रही है, 5 लाख आपने दिया है, तब तक ये योजना में समस्या बनी रहेगी है। अब सवाल आता है दूसरा, जो आपने अभी अभी कहा कि जो बड़े अस्पताल हैं उनके पास टेक्नोलॉजी है, रोबोट्स हैं, लिनेक्स है, कैंसर के तमाम स्टेज 3 के पेशेंट को भी हम इलाज करके बाहर निकाल लाते हैं। किडनी ट्रांसप्लांट करना है, लिवर ट्रांसप्लांट, तमाम बातें हैं ये। इसके लिए उनके पास हाई टेक्नोलॉजी के अलावा मैं आपको एक बात बता दूं, उस तरह के डॉक्टर चाहिए। उस तरह के डॉक्टर की क्योंकि शॉर्टेज है, तो उनकी सैलरी उसके उस हिसाब से हमें देनी पड़ती है। तो आज एक अच्छे हॉस्पिटल में 40% ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का खर्चा सिर्फ मैन पावर पे है, और इस मैन पावर की जो सैलरी मैंने बताया आपको अच्छी खासी है। तो ये हॉस्पिटल जो रेट फिक्स किए गए हैं आयुष्मान भारत के लिए, उस पर वो उनके ऑपरेटिंग खर्चे वो मुझे बताते हैं कि साहब हमसे 50% भी हमारे ऑपरेटिंग खर्चे इससे नहीं निकल सकते, तो हम कैसे करेंगे। तो वो उन्होंने तो हाथ खड़े कर दिए। अब आ गई सवाल मिड साइज़ की या छोटे अस्पतालों की। वो उनके पास बेड थोड़े से खाली भी रहते हैं, उनके ऑपरेटिंग खर्चे भी कम हैं, उनके पास सुपर स्पेशलिस्ट भी डॉक्टर भी नहीं है, वो इनको पेशेंट को कर सकते हैं, थोड़ा बहुत बैलेंस करके वो कर लेते हैं, क्योंकि कुछ प्रोसीजर के रेट फिर भी इसमें ठीक ठाक है। लेकिन समस्या वही आ रही है कैश फ्लो की। अब कैश फ्लो आपको बता दिया, सरकार के पास पैसा है नहीं, प्रायोरिटी है नहीं, और फिर ब्यूरोक्रेसी आ जाती है बीच में। जो पैसे अगर हो भी तो प्रोसीजर इतना जटिल हो जाता है कि वो जो है पैसा छोटे अस्पतालों को नहीं मिल पाता है। तो अब वो भी तंग हो गए हैं। इसलिए आपने देखा होगा प्रदेशों में बराबर ये खबरें आ रही हैं आजकल कि मिलके वो लोग बाइकआउट कर रहे हैं इस स्कीम को। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात हो रही है, क्योंकि जिस मन से प्रधानमंत्री ने ये स्कीम लॉन्च की थी, जिसका उद्देश्य इतना मतलब कहूँगा पवित्र कह लीजिए, उस स्कीम को ब्यूरोक्रेसी या प्रोसीजर शॉर्टेज ऑफ फंड्स की वजह से
धीरे धीरे करके वो उसका लाभ जो है वो गरीब जनता को पहुंच नहीं पा रहा है। अभी ऐसा भी कहा जा रहा है कि कई सारे अस्पतालों में भी इस तरह की चीजें कर दी जो कि संदेह के दायरे में आया और जिसकी वजह से इस योजना को थोड़ा सा मनी फ्लो पे लगाम लगाया गया। क्या इस तरह की भी घटनाएं हुई हैं? देखिए, ऐसा है कि जब अस्पताल के पास ये स्कीम चलती है मान लो, और उनको पता है कि हमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस उतने मिल नहीं रहे हैं, तो एक तो आजकल हो गया है कि अस्पताल डिफेंसिव मेडिसिन में ज़्यादा बिलीव करने लगे हैं, क्योंकि उनको सबको डर ये रहता है कि अगर कोई ऊंच नीच हो गई और अगर पेशेंट ने हमको लीगल केस हमारे ऊपर कर दिया तो हम समस्या में आ जाएंगे। तो वो आजकल खुले आम जो है जितने टेस्ट हो सकते हैं वो करवा लेते हैं। अब कुछ टेस्ट इसमें अगर कोई रियली कोई एक्सपर्ट डॉक्टर हो जो सोचे कि इसकी ज़रूरत नहीं है तो अपना डिस्क्रिप्शन यूज़ करके मिनिमम टेस्ट करा के वो अपना इलाज कर सकता है, लेकिन ये सब नहीं करेंगे, कई डॉक्टर्स नहीं करेंगे। एक तो ये हो गया। दूसरा ये है, क्योंकि हमें पता है कि हमें पैसा बहुत कम है, ऑपरेटिंग खर्चे बहुत मिल नहीं पाएंगे, तो चलो एक दो टेस्ट अगर और भी करा ले तो वहाँ से भी पैसा आ जाएगा। तो ये हालांकि आपको बात खुलेआम तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन ये होगा, नेचुरली होगा ये। तो कई बार जैसे पुराने ज़माने में लोग कहते थे कि सरकारों के रूल्स नियम ऐसे हैं, जैसे इंडस्ट्री वाले कहते थे, याद है आपको, मैन्युफैक्चरिंग वाले, कि हमें चोरी कराने पे मजबूर करते हैं। ऐसे ऐसे रूल बने हुए हैं, फिर करप्शन सरकार के लेवल में भी है। तो ये समस्याएं हैं थोड़ी बहुत, लेकिन ये इतनी बड़ी समस्या नहीं है ये। अगर आप कैश फ्लो कर दें, उसके बाद आपके पास पारदर्शिता के लिए आपने एक वो सिस्टम बना रखा है, टेक्नोलॉजी बना रखी है, प्लेटफॉर्म है आपके पास, उसके थ्रू सारे टेस्ट जो हो रहे हैं उनकी आपके पास नेसेसिटी, प्रिस्क्रिप्शन सब आपके पास आता है, तो और कैश फ्लो हो, तो ये हॉस्पिटल सोचेंगे भी नहीं कि हम ऐसा कुछ कदम उठाएं। नंबर 2, मैं तो कह रहा हूँ कि सरकार एक योजना बनाए कि जिसमें प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट हॉस्पिटल का कराया जाए, क्लिनिकल ऑडिट कराया जाए, जिससे ये पता चल जाए कि ये पर्टिकुलर बीमारी के लिए जो मरीज़ आया उसके लिए ये टेस्ट, ये प्रिस्क्रिप्शन, ये दवाई ठीक थी या नहीं थी। इसको हम कहते हैं प्रिस्क्रिप्शन एंड क्लिनिकल ऑडिट, दोनों कराओ आप। तो ये सब करने से आप धीरे धीरे वो साइंटिफिक माहौल बनता चला जाएगा। तो हमें हॉस्पिटल को इस तरफ पुश करना है। इसके लिए आपके पास रेगुलेटरी मैकेनिज्म तकड़ा होना चाहिए। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट बना, 2011 में लॉन्च हुआ, आज भी 7-8 स्टेट के अलावा किसी ने उसको अडॉप्ट भी नहीं किया है, और जो 7-8 ने अडॉप्ट किया वहाँ पे भी बिल्कुल भी वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तो ये एक बड़ी कमज़ोरी है सरकार की। अब मैं सरकार में अगर बैठा हूँगा तो मैं आपको ये कहूँगा कि हमारे पास साधन ही नहीं है कि क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का ऑडिट हम करवाएं, उसके लिए लोग नहीं हैं। तो उसका भी तरीका होता है, लेकिन अगर सरकार करना चाहे तो आप आउटसोर्स करिए। मैं आपको एग्जांपल छोटा सा देता हूँ जो आपको पता है। पासपोर्ट बनाने में कितने धक्के खाने पड़ते थे पहले हमें, आज वो आपने टाटा TCS को दे दिया है, 2 दिन 1 दिन जाना, तीसरे दिन आपके घर में पासपोर्ट आ जाता है। तो एक सरकार के पास इतनी मैन पावर कभी हो ही नहीं सकती है। वर्ल्ड में ये प्रथा है कि रेगुलेशन अगर आपको लगाना है तो सरकार खुद रेगुलेट नहीं करे। आपने IRDA बनाया है ना, ट्राई बनाया है टेलीकॉम के लिए, इस तरह से कुछ रेगुलेटर बनाए हैं। आप एक रेगुलेटर इसके लिए भी बनाएं। रेगुलेटर अपने तरीके निकालेगा। रेगुलेटर के पास भी कितने होंगे, 15-20-100 आदमी होंगे। वो क्या करेगा, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया को कहेगा कि तुम्हारे पास इंस्पेक्शन बॉडीज़ हैं, कितनी है भाई, मेरे पास 30 है, इन 30 को मैं ये काम दे रहा हूँ, आप निगरानी रखो, ये 30 इंस्पेक्शन बॉडी ये मेरा काम करेंगी। तो दिस इज़ नोन एज आउटसोर्सिंग टू दी क्वालिटी और कंफर्मिटी असेसमेंट बॉडीज़। ये आप अगर क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में भी कर दिए होते तो आपका ये एक्ट इस समय प्रभावी तरीके से काम कर रहा होता। और हेल्थ केयर को मैं बता दूं आपको, रेगुलेट करना ज़रूरी है, क्योंकि इससे वेलबींग ऑफ दी पॉपुलेशन कंट्रोल होती है। तो उन चीज़ों को रेगुलेट करने में कोई बुराई नहीं है, प्रोवाइडेड
आप रेगुलेटरी बॉडी ऐसी बनाएं। अब जैसे आपने बताया रेट्स कैसे बने हैं, रेट्स बनाने के लिए साइंटिफिक तरीका होता है। हमारे देश में एक इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है, आप उसको प्रोजेक्ट दे दीजिए। ये 2014 में भी बात हुई थी, CGHS ने कहा था कि हम उनको प्रोजेक्ट दे रहे हैं, उनको प्रोजेक्ट दिया गया, आधा भी हुआ नहीं पूरा, आगे बात बढ़ाई नहीं गई। अगर वो रेट्स वहाँ से फिक्स हो जाते तो ये आयुष्मान भारत में फिर रेट्स उसके हिसाब से लगते, उसके हिसाब से फंडिंग होती, तो वो एक कमी रह गई है। अब सुनने में आ रहा है IRDA कुछ कोशिश कर रहा है कि हॉस्पिटल की हम कैटेगरीज बना दें, ABCDEFG तक मान लो, कि टर्शरी केयर, अपोलो, मैक्स, फोर्टिस, मणिपाल, ये बड़े बड़े हॉस्पिटल, इनके रेट डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन, अगर Tier 1 में है सिटी में, Tier 2 में है, वो रेट एक बन जाएगा। इस प्रोसीजर के लिए 100 रुपये सबको, भैया 100 रुपये मिलेंगे। अब वो 100 रुपये आपने फिक्स कर दिए तो आयुष्मान भारत वाले कह सकते हैं हॉस्पिटल, भाई देखो ऐसा है, 100 रुपये तुम्हारा रेट फिक्स हुआ है, लेकिन मैं तुम्हें बल्क बिजनेस देने वाला हूँ, आप मुझे कितनी रिबेट दोगे, जैसे इंश्योरेंस कंपनी डील करती है। तो हॉस्पिटल कहेंगे ठीक है, आयुष्मान के हम जो है 75 रुपये में या 80 रुपये में ट्रीट करेंगे, तो वो 80 रुपये रेट आपका फिक्स हो गया। साइंटिफिकली 100 है, आपको 85 रुपये में मिल गया। तो इस तरह के आपको काम करने की ज़रूरत है। मैं कहूँगा हम थोड़ा लेट हो गए हैं। ये जब तक समस्याएं सॉल्व नहीं करेंगे तब तक मरीजों को परेशानी होगी, और हॉस्पिटल भी कभी कभी थोड़ा बहुत जो आप कह रहे हो छोटी मोटी हेराफेरी करने को मजबूर होते रहेंगे। उससे तो इंश्योरेंस कंपनी को भी अच्छा होगा कि वो अपना तय कर लेंगे कि कितने में क्या करना है मुझे। अभी इंश्योरेंस कंपनी का झगड़ा चल रहा है, आपने रिसेंटली देखा, हमने 1-2 इंश्योरेंस कंपनी को सस्पेंड किया, बजाय फिर वो हमारे पास आए, जांच पड़ताल हुई, उन्होंने समाधान निकाला, और अभी हमने उनका सस्पेंशन वापस ले लिया। अब इंश्योरेंस कंपनी क्या करने वाली है, वो भी कार्टलाइजेशन का एक तरीका अपना रही है। एक इंश्योरेंस कंपनी मेरे पास आएगी, बात करेगी, दूसरी आएगी, वही बात करेगी, वही रेट की बात करेगी। हमें समझ में आ रहा है कि चारों ने मिलके हमारे साथ ये कर रहे हैं। दूसरा ये है कि वो भी डिडक्शन करने लगे हैं आजकल। पेशेंट सुबह आया, एडमिट हुआ है, तो हम एक प्री अथोराइजेशन के लिए भेजते हैं कि भाई ये मरीज़ आया, मोस्टली इसका खर्चा करीब करीब 500 रुपये होने वाला है, 5000 रुपये होने वाला है। फिर शाम तक होते होते वो 4000 भी हो सकता है और 6000 भी हो सकता है। कई बार ये 5000 का अपने बिल वहीं पर रिजेक्ट कर देते हैं, नहीं साहब ये तो हम नहीं लेंगे। तब तक पेशेंट सर्जरी की टेबल पर पहुंच चुका होता है। अच्छा, डिस्चार्ज के टाइम भी यही कहानी है। फाइनल बिल गया 6000 रुपये का, उस पर पहले उधर बिल जा रहा है, फिर इधर पेशेंट बेचारा 6 घंटे से बैठा हुआ है डिस्चार्ज होने के बाद, और उसके बाद भी कटा के 5000 का जो बिल था, या वो मान लीजिए 4000 का पास होके आ गया। अब हॉस्पिटल क्या करेगा, या तो 1000 रुपये अपने ऊपर ले ले, या पेशेंट को कभी भैया तेरे को जाने नहीं देंगे, 1000 तो अपनी जेब से दे के जा। अब इसमें भी सब सवाल उठ रहा है बड़ा। तो इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर भी प्रेशर आ रहे हैं। लेकिन हमने एक स्टडी की अभी, जिसमें हमने ये देखा कि जो अगर 1000 रुपये का प्रीमियम अगर हम दे रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी को, या 1 लाख रुपए का दे रहे हैं, तो एडमिनिस्ट्रेटिव, सेल्स एंड कमीशन के खर्चे करीब करीब 30, 35, 40% तक जा रहे हैं। अभी हम सुझाव दे रहे हैं सब, अभी एक मीटिंग बुला रहे हैं GIC के थ्रू कि भैया आप अपने ये एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे कम करो, सो दैट जो 1 लाख रुपए आए उसमें से कम से कम 85,000 ट्रीटमेंट पे खर्च हो। आप अपने पास 15,000 रखो ना, आपने ये खर्चे क्यों इतने बढ़ा रखे हैं। तो ये एक समाधान निकालना है। वैसे तो मैं हॉस्पिटल वालों को भी कहता हूँ, भैया आप भी अपनी एफिशिएंसी इंप्रूव करो, जैसे ऑटोमोबाइल वाले करते हैं, आप भी अपने खर्चे कम करो। जैसे इलाज के ऊपर तो खर्चा होना चाहिए, लेकिन फालतू के तामझाम के खर्चे वो कम करो आप। तो मिला जुला के हमने हेल्थ केयर को अफोर्डेबल बनाना है, साथ साथ हॉस्पिटल और इंश्योरेंस को सस्टेनेबल भी बनाना है। अगर आपने उनको सस्टेनेबल नहीं बनाया, या तो बंद हो जाएंगे या वो स्कीम में शामिल नहीं होंगे।